आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। लोकसभा में कौमी तफ्तीशी एजेंसी तरमीमी बिल यानी कि एनआईए का जो संशोधन बिल है, तरमीमी बिल है, वो 2019 पारित हो गया है और अब ये राज्यसभा में भेजा जाएगा। 278 वोट इसकी हिमायत में पड़े, मुखालफत में 6 वोट पड़े। अमित शाह जो कि वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की एनआईए कानून का दुरुपयोग करने की न तो कोई इच्छा है और न ही कोई मंशा है और इसका इस्तेमाल शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने में किया जाएगा। आपको बता दें कि एनआईए को अब इख्तियार ज्यादा दे दिए गए हैं। खास तौर से दीगर मुल्कों में भी अब एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा लिया है। उन मुल्कों में जहां पर हिंदुस्तानियों पर हमले हुए दहशतगर्दाना, अब वहां पर भी एनआईए जांच कर पाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम जो होता है, साइबर दहशतगर्दी जो होती है, उसकी जांच भी एनआईए कर पाएगी। साथ ही साथ एनआईए कोर्ट का कयाम किया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाएगी, जिससे कि इस तरह के कोर्ट में इस तरह के मामलों के जो कि एनआईए के दायरे में, उनका फैसला जल्द से जल्द हो जाए। इसके अलावा जो आर्म्स ट्रैफिकिंग का मामला हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, यह भी एनआईए के दायरे में आ गया है। इस बीच एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि एक जांच एजेंसी को यानी कि एनआईए को ज्यादा से ज्यादा हुकूक देने से एक मजहब के लोगों में डर बैठ जाएगा। उनका इशारा सीधे तौर पर मुसलमानों के तरफ था। तो जब असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आप डरा रहे हैं मुसलमानों को, तो वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि डर आपके जहन में है। यह बात अमित शाह ने कही। हालांकि कांग्रेस ने भी एनआईए को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने की मुखालफत की है, विरोध किया है। और जो मनीष तिवारी हैं, मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को ताकतवर बनाने से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं और उसका गलत राजनीतिक इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसका खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा का उदाहरण देते हुए, उनकी मिसाल देते हुए कहा कि इसमें एनआईए की जांच पर सवाल खड़े हुए थे। साध्वी ने सुप्रीम कोर्ट में एनआईए की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए थे, हालांकि वो अपनी आपत्ति को सिद्ध नहीं कर पाई थी। ये बात मनीष तिवारी ने कही। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा घूमेगी एनआईए को लेकर, और साथ में कहीं ना कहीं दहशतगर्दी को जो सियासी रंग देने की कोशिश की जाती, जो बात ओवैसी कहने की कोशिश कर रहे थे, उसको किस तरह से देखें। तो मेरे आज के 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी। हमारा पहला सवाल है, दहशतगर्दी को सियासी रंग कौन दे रहा है? दहशतगर्दी को सियासी रंग कौन दे रहा है? दूसरा हमारा आज का सवाल है, एनआईए तरमीमी बिल पर सवाल उठाने वालों की दलील कितनी जायज है? इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल है, एजेंसियां मुसलमानों के साथ तफरीक करती हैं, इन इल्जामात में कितना दम है? क्योंकि इसी को लेकर के डर का माहौल बनाया जा रहा है। चौथा सवाल है, मुसलमानों के डरे होने की बात कहकर जांच एजेंसियों को क्या काम ही ना करने दिया जाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमित शाह ने साफ किया है कि किसी भी मजहब के व्यक्ति का फिर मजहब नहीं देखा जाएगा, जो भी उसके दायरे में आएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पांचवा सवाल है, मुसलमान डरे हैं या उनके डरे होने का माहौल बनाया जा रहा है? इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो पोटा अटल सरकार के दौर में बनाया गया था। 2004 में यूपीए की सरकार ने आते ही उसे खत्म किया, लेकिन बाद में उसी सरकार ने एनआईए का गठन किया, इस जांच एजेंसी को बनाया। और अब जब इसको और ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, इसके हुकूक में तरमीम की जा रही है, तो पूरा विपक्ष विरोध में उतर आया है। और ओवैसी और दूसरे जो लोग हैं, वो सीधे तौर पर ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अकलियतों का, मुसलमानों का जिक्र करते हुए डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जाएगा। इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाता हूं। मेरे साथ इस वक्त यासिर जिलानी साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा समिति में आप मेंबर भी हैं और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी बारकोट मेंबर हैं। आपका खैर मकदम है सैयद यासिर जिलानी साहब। मेरे साथ इस वक्त सुशील कुमार शर्मा जी हैं, सीनियर सहाफी के तौर पर मेरे साथ हैं, और बहुत सारी बातें आपसे जानने समझने की मिलेंगी इस अधिनियम के बारे में, इस कानून के बारे में, इस एजेंसी के बारे में। मेरे साथ में
शुएब जामे साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वाकई मुसलमान डरे हुए हैं या उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ी देर बाद प्रोफेसर सीमा सिंह को भी अपने साथ जोड़ूंगा, सियासी तज्जियाकार के तौर पर वो हमारे साथ होंगी, और रणवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साबिक आईजी हैं, हरियाणा पुलिस में वो रह चुके हैं। हम एजेंसियों के काम करने के तरीके के बारे में भी उनसे समझेंगे। मैं सबसे पहले सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि क्यों एक ताकतवर एनआईए विपक्ष को लगता है, अपोजिशन को लगता है कि कम्युनल एनआईए है? क्यों ऐसा लगता है? कोई तो वजह होगी ना। नहीं, देखिए, किसी भी कानून को लेके इस तरह की टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये वही रवैया है कि हर पहलू पे, हर मुद्दे पे आप राजनीति करें और आपकी सोच में राजनीति हो। इससे कम से कम राजनीति को आप अलग करें। देखिए, रेड्डी साहब जो जवाब दे रहे थे उसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं, वही मैं उसी की चर्चा कर देता हूं कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी थी। कांग्रेस के समय भी एनआईए को बहुत मजबूत करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, दबाव बहुत ज्यादा है, कुछ जो आज दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से कहां बात शुरू हुई थी और किस तरफ लेके जाया जा रहा था। आजकल आप इमरान साहब एक चीज देख रहे हैं, मुद्दा कोई भी हो, किसी तरीके का हो, समाज को अगर मजबूत बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाया जा रहा है, और वहां भी ताकत देखिए कि दिखा 272 वोट फेवर में पड़े, 6 वोट अगेंस्ट गए हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात कम्युनल आ जाती है कि ये जो चीज है ये एक विशेष धर्म के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। साहब ने क्या कहा कि एनआईए को ज्यादा अधिकार दोगे तो एक खास मजहब के लोगों में डर बैठ जाएगा। कितनी गलत बात। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों ऐसा, क्यों खदशा उनके मन में पैदा हो रहा है, ऐसा क्यों? मुझे मैं बार बार यही बात तो उनसे पूछता हूं कि उनसे तो मैंने रूबरू होके भी पूछा है, तब भी उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा कि आखिर आप मुसलमानों को क्यों डराते हैं? या तो वो मुसलमानों को डरा के बेवकूफ बनाने की बात करते हैं, या अपने वोट बैंक को, खास करके हैदराबाद का जो इतराफ है जहां पे उनकी चलती है, उसको वो सिक्योर करना चाहते हैं। आप बताइए, एनआईए अगर मजबूत होगी तो मुसलमान कैसे कमजोर हो? तो समझौता और मक्का मस्जिद का जिक्र भी तो करते हैं ना मामले का, मक्का मस्जिद ब्लास्ट और समझौता ब्लास्ट का जिक्र भी करते हैं। ये दोनों आप इंसिडेंट बताएंगे कब हुआ था? आपकी जानकारी में होगा किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? उन लोगों से भाई उनका इल्जाम ये है ना सैयद यासिर जिलानी साहब कि विक्टिम मुसलमान है और एक्यूज अगर नॉन मुस्लिम है तो कुछ नहीं करेंगी, एजेंसियां कुछ नहीं करेंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसियां जो काम करती हैं उसमें धर्म नहीं देखती हैं, उसमें धर्म नहीं देखती हैं एजेंसियां। और हमेशा से रहा, आप अभी टाडा और पोटा दोनों की बात कर रहे थे, दोनों कानून के अंदर क्या क्या हुआ है लोगों ने देखा है, फिर भी उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया। उस पर किसी तरह का सवाल ठीक था कि उसके अंदर रिपील करा गया और चीजों को समझने की कोशिश करी गई। लेकिन आप बताइए कि किसी भी चीज को किसी तरीके से, आज क्या चर्चा चल रही थी, गृह मंत्री क्या बात कर रहे थे कि आपके दिमाग में अगर ये फितूर घुस गया है कि आप डरे हुए हैं तो फिर उसका इलाज तो कुछ किया नहीं जा सकता। आप बताएं कि अगर पार्लियामेंट में कहीं और चर्चा नहीं हो रही है, वहां भी आप अगर इसी तरह का माहौल बनाएंगे तो आपको एक बार तमाम जो मुसलमान यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनसे रायशुमारी करानी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। आप इंडिविजुअल सोच के, उनके सोच के ऊपर अपनी सोच को थोपने का जो एक काम कर रहे हैं, एक व्यवहार आपने बना रखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए, व्यवस्था जो है पूरे भारत की, उसमें इन जैसे सोच के लोग निचली पायदान पे चले गए, जीरो हो चुके हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है, तो वो इस तरीके की खोखली दलील देके वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम में उनकी वापसी कैसे हो, वो तमाम। अच्छा, ये बताएं आप, ताकतवर होने से मुसलमानों में डर तो नहीं पैदा होगा? नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एनआईए को ताकतवर करने के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं, तौर पर आतंकवाद, देखिए उन्होंने इसका इस्तेमाल होगा। इमरान साहब, फिर हम नहीं देखेंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान। इमरान साहब, एक बात बताइए, अगर ये कहा गया है कि जो भगोड़े भाग गए हैं उसमें एनआईए का एक अहम रोल हो सकता है, तो आप बताएं कि कितने मुसलमान पैसे लेके या किनके पास काला धन है जो मुसलमानों के पास। ओवैसी साहब के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो किसी भी चीज को एंगल जो लाते हैं वो मुसलमान हिंदू पे लाते हैं। अब एनआईए अगर मजबूत होके बाहर जो अपराधी या आतंकवादी, अच्छा आतंकवाद बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के 100% लोगों की राय शुमारी कराइए, आतंकवाद
का बार बार ये कहा जाता है कोई मजहब नहीं। आतंकवादियों को क्या भारतीय बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर उनके लिए इस कानून को मजबूत किया जा रहा है, उनको अगर पकड़ के भारत के बाहर जो बैठे हुए हैं उनको लाने के लिए अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है, तो ओवैसी साहब को मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की खोखली दलील देके और कानून को प्रहार करना चाहिए। कानून बनने दीजिए। ठीक है यासिर भाई। जामी साहब, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, यही सब लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं। जब कोई मजहब होता ही नहीं आतंकवाद का, तो फिर मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है एनआईए के ताकतवर होने से, इस तरह की एजेंसियों के ताकतवर होने से? और जब वजीर दाखिला साफ तौर पर लोकसभा के अंदर कह रहे हैं कि हमारा मकसद आतंकवाद से निपटना है, किसी भी तरह के आतंकवाद से, फिर हम वो नहीं देखेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, तो इसमें घबराने या खौफजदा होने की कौन सी बात है? देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात से ही एतराज है कि मुसलमान डर रहा है। मुसलमान क्यों डर रहा है? वैसे तो कह रहे हैं जिसकी दाढ़ी में जिस चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको होता है वही डरता है। मुसलमान नहीं डर रहा। लेकिन हाँ, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जिस पटल पर आप बिल को पास करेंगे वो एक संसद है, और संसद में जो है लोकतांत्रिक अधिकार है कि उस बिल पे चर्चा होनी चाहिए। और डिबेटेबल इशू क्यों है, इस पे 2 पॉइंटेड में बात रखता हूँ। देखिए, पहली बात आई थी कि पोटा और टाडा खत्म किया गया, इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बार बार उस पर कहा था कि इसमें गलत इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से जो है सरकारों ने खत्म किया पोटा और टाडा को। अगर एनआईए की हम बात करें तो एनआईए में आपको मालूम है, पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, कई बार जो एनआईए की जो जांच है उसमें इतनी खामियां पाई गई कि लोगों को 14 साल, नौजवान लड़के, मैं नाम नहीं लूंगा किस धर्म के थे, आप जानते हैं, 14 साल अपनी जिंदगी के गंवाने के बाद जेलों में उसको जो है वो कोर्ट ने जो है उसको बाइज्जत बरी किया। वो 14 साल उनके कौन वापस लाएगा? इसमें खामियां थी। दूसरी बात कि एनआईए पे इसलिए सवाल उठते हैं कि वही एनआईए जो 2009 में बड़ी मजबूती के साथ, अब बहुत ही जो है फर्म एविडेंस के साथ जो है असीम आनंद जी, प्रज्ञा ठाकुर जी जो कि हमारी माननीय सांसद भी हैं, इस वक्त सांसद भी हैं, उनके खिलाफ एविडेंस प्रूफ लेकर के जो है वो अदालत में उसका केस लड़ रही थी, एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लड़ रही थी। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया 2014 के बाद से कि उसी एनआईए ने फौरन अपने इस केस को जो है इतना कमजोर कर दिया, सारे एविडेंस धीरे धीरे खत्म होते गए। ये किसके दबाव में था? यही तो सवाल है कि अगर एनआईए अगर निष्पक्ष होती तो सवाल नहीं उठता। और दूसरी बात कि अगर एनआईए के जांच में अगर लूप होल होंगे, एनआईए के जांच में अगर निष्पक्षता नहीं होगी, तो उसके लिए कौन से ऐसी जांच एजेंसी या कौन सा ऐसा सुप्रीम अथॉरिटी होगी जो उसकी निगरानी कर सके? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए की जांच का दायरा बढ़े, वो विदेशों में भी जांच, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड कोई एजेंसी नहीं है अदालतें बनाई जाए एनआईए के ऊपर भी जो है वो सर्विलांस रख सके। इसलिए आर्म्स वो सही बात है, आर्म्स डीलिंग्स है, साइबर क्राइम है, सारी चीजें मैं जानता हूं। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको एनआईए के दायरे में लाया जाए, तो उसमें आपको तकलीफ है क्या? वो सही बात है, नहीं बिल्कुल नहीं तकलीफ है, वो तो मैं जानता हूं। देखिए, सवाल क्या है कि जब आप किसी एजेंसी को, जब आप किसी जांच एजेंसी को एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं ना, अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक आपने टाडा और उसका पोटा, वो मुझे बताइए, रेफरेंस दीजिए। काउंटर सर्विलेंस नहीं लगता है, आप उसमें रेफरेंस दीजिए। आपने हिंदुस्तान को कैसे मैसेज दे दिया है तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर वो लोग जो है 14-15 साल अपनी जिंदगी के बेगुनाही के गुजारे। दूसरा सवाल, मैं अपने एक बात जो जजमेंट है, यासिर जी मेरा जवाब दे दीजिएगा, बस आखिरी सवाल। ये देखिए, चूंकि रिजोल्यूशन नंबर यूनाइटेड नेशन का जो 145 और 146 है उसका हवाला देते हुए हमने कहा कि आतंकवाद की श्रेणी में वो चीज भी आती है जो इस वक्त हिंदुस्तान में किसी धार्मिक उन्माद के तहत डरा के भयभीत करा करके लोगों की जान ली जाती है। वो चूंकि आतंकवाद की श्रेणी में आती है तो एनआईए उस पर जांच क्यों नहीं करेगी? और एनआईए को भी उस पर जांच करना चाहिए और जो है टेररिज्म के जो है एतबार से उसको जांच करना चाहिए। क्या एनआईए का दायरा वहां तक बढ़ेगा मॉब लिंचिंग का? ये बता दीजिए। ठीक है, अब यासिर जिलानी साहब आप जवाब दीजिए, जो सवाल जो खदशात इन्होंने उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी की क़यादत वाली सरकार इस वक्त केंद्र में है और जो कानून बन रहा है उसमें जो तरमीम हो रही है उसके हुकूक में, एक तो दो चीजें आपने देख भी लिया, टाडा और पोटा के मुतालिक इन्होंने बहुत सारी बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, इनके खदशात का जवाब नहीं, एक तो टाडा और पोटा के मुतालिक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, रेफरेंस नहीं दिया।
तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर इस तरह के जब आप डिबेट में हैं तो आपको कम से कम तर्क के साथ और पॉइंट ऑब्जर्वेशन नहीं, इस तरह का कहीं कोई हम लोग तो देखते रहते हैं डे टू डे नहीं है। अच्छा, दूसरी आप बात जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का दायरा कैसे आप बढ़ा सकते हैं, आप कानून को तो मानते हैं, आप आपस की लड़ाई में, जमीन की लड़ाई में, खरंजे की लड़ाई में आप कहां से कहां एनआईए को लेके आ रहे हैं? की तो आपस में लड़ाई नहीं थी ना सर। आप उसको धर्म का कैसे, की तो आपस में लड़ाई नहीं थी ना, तबरेज़ को तो धर्म के नाम पे मारा गया। बिल्कुल, आप अगर सुनिए तो प्रधान हमारे यूनाइटेड नेशन ने कहा, अरे हमारे वजीर आजम ने शोएब साहब मुजम्मत करी, उन्होंने कहा कि इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, उसमें जो लोग हैं इस वक्त जेल में हैं, उसमें जो लोग हैं जेल में हैं, लेकिन और सारे जो केसेस आप जिनका जिक्र बार बार करते हैं, या आपके लाइक माइंडेड ओवैसी साहब जिस पटल से बात करते हैं, आप कह रहे थे कि वो पटल जो है उसमें डिबेट बहुत बड़े दायरे में होनी चाहिए और वो अपनी बात रखने की ताकत, ऑफ कोर्स हमारे संविधान, हमारे आईन ने ये ताकत सबको दी है, पूरे हिंदुस्तान के 1.25 अरब जो लोग हैं उनको ये हमारी आईन ने दिया है। लेकिन आप क्या गलत चीजों को भी इंडोर्स करना शुरू कर दिया आपने? उन्होंने क्या कहा है खड़े होके? उन्होंने क्यों मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट की बात कर रहे हैं? आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, आप चीजों को समझ के अपनी बात को रखते हैं। क्या इस वक्त ओवैसी आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे? क्या वो दोनों धर्मों के बीच में गलत नोट कर लिया सर? आपने नहीं, आप ये कह रहे थे, सुन लीजिए उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है, वो ये कह रहे थे कि चूंकि वो 4 बार सांसद चुन करके आए हैं और तो 4 बार सांसद चुन के आए हैं, तो हिंदू मुसलमानों को अलग कर देंगे। अमित शाह जी पहली बार आए थे, उन्होंने उनको उंगली दिखा के कहा कि यहाँ से कि आप देखिए, ये तो आपका संसद ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है, ये नजरिया है, ये किसी भी लीडर का अंदाज हो सकता है, ये किसी भी लीडर का, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स को समझने में मलिक जी आतंकवाद पे कह रहे थे, बार बार वो हैदराबाद में जो मुसलमान लड़के पकड़े गए थे उनका वो जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप अपने शोएब साहब एक बात बताइए कि क्या हैदराबाद में जो लड़के पकड़े गए, जो हैदराबाद में लड़के पकड़े गए वो आतंकवाद में मुलविस नहीं थे, वो दहशतगर्द में मुलविस नहीं थे? ये बताइए। उनको ऐसी बेकसूर को उठा के पुलिस और एनआईए लेके चली गई। इतने बेकसूर लोगों को जो है लेकिन अरे कब, अब वो सरकार नहीं है, यही मैं सुनना चाह रहा था। वो मजबूत इरादे वाली सरकार है। फिर ये बताइए जामे साहब, क्या जाहिद का केस आप जामे साहब, मैं ये सुनना चाह रहा था कि जिन नौजवानों की आप बात कर रहे हैं किनकी सरकार थी? वो एक दौर था जो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती थी और वही धोखा देती थी, वही धोखा ऊपर थी। उससे आपने सवाल नहीं किया, आपने उससे सवाल नहीं किया कभी। सुनिए ना, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, उठवा के अंदर कर दिया, लेकिन सरकार सुनिए जामे साहब इनकाउंटर की इमरान साहब कांग्रेस 2014 के बाद नहीं, लेकिन मुसलमान तो इस बात पे खुश हो जाते हैं, मुसलमान तो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि मैडम तो बहुत रोई थी जब बटला हाउस हो गया था। मुसलमान इसी बात पे खुश हो जाते हैं। सब घड़ियाली आंसू है, कांग्रेस भी उतनी ही गुनाहगार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का भी वही पैमाना होगा? मुझे सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक सरकार एक कानून को सख्त बना रही है, उसमें आप इतने सारे खदशे लेकर आ रहे हैं। इमरान साहब 2014 से 2019 का एक केस बताइए, एक केस भी दहशतगर्दी का बताइए भारत के अंदर जिसको गलत तरीके से किसी भी लड़के को, नौजवान लड़के को इस सरकार ने या इस सरकार की जो एजेंसियां हैं, एनआईए हो गई या पुलिस हो गई, जो उठाया है। एक बता दीजिए आप मुझे, आपके पास आंकड़ा नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ बात करते हैं, आप माहौल खराब करते हैं। ये तो कोर्ट का डिसीजन आने के बाद न पता चलेगा। ये तो जल्दी तो अरे आप तो मीडिया में बैठते हैं, मीडिया के जानकार हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छी बात जिसको भी उठाया जाए बात भी आप इस तरह वो सब गुनहगार है ही नहीं, क्यों फैला? वो सब क्या फायदा है? वो सब फायदा है? आपने अगर आज उठ के ओवैसी साहब उस पटल से ये कहते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। एक चीज और बता दूं इमरान साहब, अगर आज वो पटल से उठ के ये कहते कि भारत की सरकार ने जिस तरीके से 5 करोड़ छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात करी, उनके फलाह और बहबूद की बात करी है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं और मैं भी कुछ सजेशन देता हूं कि आप हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक तारीफ करें, वो बहुत अच्छा है। जो सरकार, अरे मैं काम की तारीफ कर रहा हूं, जो हो रहा है। देशद्रोही नहीं कह रहा कोई। जामे साहब, मेरा सवाल देशद्रोही साबित
साबित करना नहीं है। जामी साहब, मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों को कौन डरा रहा है? और किसी एजेंसी के हुकूक में, किसी एजेंसी के हुकूक में, सुन लीजिए ना, यूपीए की सरकार मेरी डिबेट को, भारतीय जनता पार्टी रोज दूसरे दिन जो है सरकार की खिंचाई करती थी, सड़कों पे प्रदर्शन करती थी। किसी ने कहा कि वो देशद्रोही है? आज सरकार के खिलाफ आप बोले तो मुझे देशद्रोही। आप मुसलमानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ऐतराज नहीं होगा, मुसलमानों को डरा दिखाएंगे तो ऐतराज नहीं होगा, मुसलमानों को पीड़ित दिखाएंगे तो ऐतराज नहीं होगा। लीडर अमित शाह साहब ने कही है, वही बात मैं कह रहा हूं कि ये आपके दिमाग का फितूर है। किसी को मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार है। इस पर और बात करते हैं। ये अगर फितूर है तो इसको कैसे निकाला जाए, इस पर भी बात करते हैं। और ये फितूर है तो क्यों आ गया और इसके क्या सियासी फायदे हैं, इस फितूर को बनाए रखने के, इस पर भी बात करते हैं। और एक एजेंसी को ताकतवर बनाने से मुसलमानों में डर कैसा, देखिए मेरे सवाल को समझिए, एक एजेंसी को ताकतवर बनाने से मुसलमान क्यों डर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है जिसके बारे में उन्होंने आज संसद में कहा। इससे मुसलमानों का क्या कनेक्शन है, ये सवाल उठना चाहिए और इस पर जवाब आना चाहिए।